नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में बन रहे शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निरीक्षण किया है। इस मौके पर आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय परिसर में स्थापित मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया। बता दें, संग्रहालय का निर्माण नवा रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के पास 10 एकड़ जमीन पर 45 करोड़ रुपए की लागत से लगभग किया जा रहा है। यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ के आदिवासी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित होगा। तो सीएम साय ने संग्रहालय का निरीक्षण किया है और उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वीर नारायण सिंह संग्रहालय का निरीक्षण किया गया है। सीएम साय द्वारा 45 करोड़ की लागत से इस संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। तो 45 करोड़ की लागत से ये म्यूजियम बन रहा है। आदिवासी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ये भव्य संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। वही खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ओलंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। ओलंपिक में अगर छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक लाता है तो खिलाड़ी को 3 करोड़ सरकार देगी। वहीं रजत पदक वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ सरकार देगी। अलंकरण समारोह में शामिल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समारोह को ऐतिहासिक बताया। विधानसभा अध्यक्ष सिंह ने कहा कि 5 साल बाद यह आयोजन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ओलंपिक के खिलाड़ियों को ये बड़ा तोहफा सीएम साय देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डॉक्टर रमन सिंह ने इस समारोह को ऐतिहासिक बताया है। विधानसभा अध्यक्ष सिंह ने कहा कि 5 साल बाद यह आयोजन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय में खेल अलंकरण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सीएम साय की सरकार में फिर से इसे शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है और आज हम सब लोग यहाँ पर इस कन्या विद्यालय से राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, श्री अनु शर्मा जी और अधिकारियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। और 1 से 19 साल के सभी बच्चों को ये टेबलेट खिलाना है। ये कृमि बड़ा घातक होता है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास को रोक देता है। इसलिए ज़रूरी है कि 1 से 19 साल के सभी बच्चों को ये टेबलेट कृमि मुक्ति नाशक के टेबलेट का एल्बेंडाजोल ये खिलाना है। और सबसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि सबकी ये जिम्मेदारी है, खाली महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चे नहीं छूटें। आखिरी 4 सितंबर का दिन है, तब तक मतलब सभी बच्चे इस टेबलेट का सेवन करें और कृमि से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। देखिए, नई शिक्षा नीति हम लोग छत्तीसगढ़ में लागू किए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी उसमें सम्मिलित हो, ताकि लोग खाली डिग्री प्राप्त नहीं करें। इसलिए नई शिक्षा नीति में हम लोग शिक्षा के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि बच्चे डिग्री के साथ साथ कोई रोजगार से भी जुड़ पाए। वहीं रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रेडियो स्टेशन खोलने की मांग की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा में MYF FM रेडियो स्टेशन खोलने की स्वीकृति दे दी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के रेल लाइन का विस्तार करने का भी केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव जारी किया गया, जिसे लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय संचार मंत्री के साथ साथ रेल मंत्री को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। पिछले दिनों लोकसभा में बस्तर में
एफएम बैंड रेडियो स्टेशन खोलने के लिए मैंने मांग की थी, जिससे कि स्थानीय भाषा में सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाया जा सके। ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जगदलपुर में, अंबिकापुर और कोरबा में 3 नए रेडियो स्टेशन एफएम बैंड खोलने की सहमति दी है और घोषणा की है। मैं केंद्र सरकार के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में केंद्रीय रेल मंत्री जी ने 6400 करोड़ की रेलवे लाइन, जो छत्तीसगढ़ को उड़ीसा से और बंगाल से जोड़ेगी, उसकी भी स्वीकृति दी है और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ रेल की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ेगी। मेरे द्वारा पिछले दिनों लोकसभा में इस संबंध में प्रश्न भी किया गया था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को रोकने के विरोध में कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग की है, वहीं कांग्रेस भवन के सामने गृह मंत्री का पुतला भी फूंका गया है। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया था। विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में असामाजिक तत्वों ने उन्हें घेर कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अगर पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो छत्तीसगढ़ की जनता की सुरक्षा पुलिस कैसे करेगी? वहीं इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था आप सब लोगों के सामने है। विधानसभा घेराव कानून व्यवस्था को लेकर हुआ। विगत दिनों हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के नेता भूपेश बघेल जी अपने निवास स्थान से लेकर दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। रास्ते में असामाजिक तत्वों ने घेर कर Z+ सुरक्षा प्राप्त है उनको, उनकी गाड़ी को रोका, उनके साथ नारेबाजी की और उनके गाड़ी को लाठी डंडे से ठोकने का प्रयास किया। उनकी सुरक्षा को लेकर जब चूक हो रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर भूपेश बघेल जी सुरक्षित नहीं है तो छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में कौन सुरक्षित है? छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है। उनके खिलाफ कांग्रेसियों ने जब आंदोलन किया पुलिस प्रशासन के खिलाफ, तो वहां पर लाठी डंडे चार्ज किए गए और 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। विष्णुदेव साय जी तानाशाही में उतर कर आ गए हैं। तानाशाही से किसी की सरकार नहीं चली है, इनकी सरकार क्या चलेगी? और ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। उसी के विरोध में आज कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला दहन किया है। देखिए, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। मनोज, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के काफिले को रोकने के विरोध में कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसको लेकर गृह मंत्री का भी पुतला फूंका गया है। क्या कुछ अभी हालात प्रदेश में? जी श्रुति, आपको बता दूं श्रुति कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कांग्रेस जो है कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रही है। और वहीं भूपेश बघेल के काफिले पर हमला होना एक बड़ी चूक जो है राज्य सरकार की मानी जा रही है। कांग्रेस को बैठे बैठाए एक बड़ा मौका भी मिल गया है और हथियार के रूप में कानून व्यवस्था को लेकर इस पे सवालिया निशान कांग्रेस द्वारा खड़ा किया जा रहा है। इसी बात को लेकर लगातार जो है कांग्रेस धरना प्रदर्शन है। कांग्रेस के जितनी शाखाएं हैं उनके तहत युवा कांग्रेस या आज NSCI का धरना प्रदर्शन बड़ा पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बात करें कानून व्यवस्था को लेकर, कांग्रेस लगातार सरकार को घेरते नजर आ रही है। और वहीं सरकार की बात कर ले तो सरकार का कहना है कि कांग्रेस बिना वजह बात का बतंगड़ बना रही है। ऐसे किसी बात की जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, ऐसा पार्टी की एक बीजेपी की तरफ से बयान जारी हो रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी सरकार को निशाने पर कानून व्यवस्था को लेकर और वही जो है कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज जो हुआ था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर, तो तमाम ये सब बातें निकल कर सामने आ रही। इसी सब बात को लेकर कांग्रेस लगातार जो है सरकार को निशाने पर लेते हुए आए दिन धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर किया था। इसके बाद जो है फिर धरना प्रदर्शन। अब लगातार कांग्रेस जो है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथे ले रही है। जी बिल्कुल मनोज, हमने भी देखा किस तरीके से कांग्रेस ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की सुरक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता, प्रदेश की जनता का क्या? लेकिन डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ कार्यकर्ताओं की मांग है और ज्ञापन में क्या कुछ खास?
जी जी बिल्कुल। त्रुटि डीजीपी को जो कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है उसमें मांग की गई है कि जो भूपेश बघेल की काफिले पर हमला हुआ था उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग ये लोग कर रहे हैं। उसी सब बात को लेकर और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद जो कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर भी जो है कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र नजर आ रहे हैं, लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब तमाम बातों को लेकर डीजीपी से जो है ज्ञापन सौंपकर इन सब बिंदुओं की जांच जो है न्यायिक स्तर से बड़ी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसी सब बात को लेकर आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनोज, एक तरफ घेराव किया जा रहा है, प्रदर्शन इस तरीके से उग्र तस्वीरें सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से, तो अब इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से इस प्रदर्शन को देखते हुए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुरखी आपको बता दूं कि ये कांग्रेस का लगातार धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। चौक चौराहों पर जो है पुलिस की काफी नाकेबंदी की है और पॉइंटों पर गाड़ियों की चेकिंग की भी व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है, रात भी गश्त बढ़ा दी गई है। तो ये माना जा सकता है कि प्रशासन भी अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अगले भी खबर में आपका रुख करेंगे। तो लगातार इस तरीके से विरोध प्रदर्शन रायपुर में किया जा रहा है, गृह मंत्री का भी पुतला फूका गया है और कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। खबरें बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है जहां बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है। चंद्राकर ने कांग्रेस को सलाह दी है कि उसे एक विश्व सुंदरी सेल का गठन करना चाहिए। लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के आए तौबा मचाने पर चंद्राकर ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों को सारी अकल विपक्ष में रहने पर ही आती है। इसके अलावा भी कई मसलों पर चंद्राकर ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। तो ऐसा है कि कांग्रेस हर वो चीज को प्रोटेक्ट करेगी जो देश विरोधी हो, हर उस चीज को, समाज विरोधी हो, और उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। हास्यास्पद बयान अभी देखा था ना आपने, विश्व सुंदरियों में कोई SC ST OBC नहीं है करके। तो विश्व सुंदरी बनाने के लिए कांग्रेस को एक सेल खोल लेना चाहिए। कांग्रेस में नेत्रियों की कमी नहीं है SC ST OBC की। क्यों दीपक बैज खुद चूक गए हैं क्या, बूढ़े हो गए हैं? तो चले हुए तीर हो गए हैं दीपक बैज जी, उसकी जगह नया तीरंदाज आएगा, क्या कर लेगा वो नया तीरंदाज? तो ये सब सगुफेबाजी है। कुछ पेपर में कांग्रेस की जो जगह है उसको भरना है, इसलिए कि कोई एक बयान डेली दीपक बैज जी दे देते हैं। बाकी वो फोटोकॉपी तो भूपेश बघेल जी के हैं, उनको कोई नेता तो मानता नहीं, उनके दृष्टिकोण को कोई स्वीकारता नहीं। भूपेश बघेल जी और कवासी लखमा जी कहते थे हमने इतने सारे बंद स्कूलों को खोल दिया। आप लोग सुने होंगे, विधानसभा में बोलते थे, लेकिन वहां कितने मास्टर पोस्ट हुए, कितने बच्चे पढ़ते थे, ये कभी नहीं बताया। नियत नेल्लार योजना से पहुंच रही है विकास की किरणें वहां तक, जरूरत की चीजें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी बड़ी बैठक बस्तर को लेके या नक्सल क्षेत्रों को लेके अभी छत्तीसगढ़ में हुई है, उसका परिणाम देखिएगा, मिलेगा हम सबको। वहीं रायपुर में विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि अजय चंद्राकर मंत्री पद के लिए कांग्रेस के खिलाफ बोलकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। दरअसल इससे पहले विधायक अजय चंद्राकर ने दीपक बैज पर तंज कसते हुए कहा था कि दीपक बैज भूपेश बघेल के फोटोकॉपी हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अजय चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलकर अजय चंद्राकर सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहे ताकि उन्हें मंत्री पद मिल सके। तो देखिए, अजय चंद्राकर जी को अपना टीआरपी बढ़ाना है, पहला चीज। अगर अजय चंद्राकर जी को बीजेपी में नेता मानते तो मंत्री क्यों नहीं बनाए? मंत्री बनाना है, इसलिए अजय चंद्राकर जी सिर्फ मेरे ऊपर बयान नहीं बल्कि अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि दीपक बैज नेता नहीं, एक कार्यकर्ता है, और इस कार्यकर्ता को हाईकमान ने, माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने प्रदेश का जिम्मेदारी दी है। जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में
मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन अजय चंद्राकर जी का बयान सिर्फ अपने मंत्री पद पाने के लिए बयान है और अपने टीआरपी बढ़ाने। देखिए, वही खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। प्रदेश के 15 जिलों के आबकारी अधिकारियों को ईओडब्ल्यू और एसीबी पूछताछ के लिए बुलाई जाएगी। इन अफसरों से सुबह से देर रात तक पूछताछ चलती रही। अफसरों से नकली होलोग्राम वाली शराब बिक्री और उससे संबंध में मिले निर्देशों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर प्रशासन फिर से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। ईडब्ल्यू और एसीबी ने ये पूछताछ की है। देर रात से ये पूछताछ की जा रही है। 15 जिलों के आबकारी अफसरों से ये पूछताछ की गई है। तो लगातार हमारे साथ मनोज शुक्ला बने हुए हैं, रुक करते उनकी तरफ। मनोज, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए शराब घोटाले में ईडब्ल्यू और एसीबी ने अब अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया। क्या कुछ खास, क्या कुछ अहम जानकारी इसको लेकर? जी सूची आपको बता दूं सूची कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के 2000 करोड़ रुपए का मामला है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय में ये कहा जा रहा है कि उस समय ये घोटाले हुए थे, जो होलीग्राम बदलकर सरकारी शराब की दुकानों पर शराबें बेची जा रही थी। तो 2000 करोड़ रुपए का आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा था तब से लेकर आज तक, जिसकी जांच काफी दिनों से चल रही है। ईडी भी इसकी जांच की, जिसमें कुछ बड़े अपराधी भी अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है ऐसे। और उन लोगों ने एक याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, जिसे हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे एसीबी और ईओडब्ल्यू को एक बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपनी जांच को तेज करते हुए कल सुबह से देर रात तक जो है 15 जिले के आबकारी अधिकारियों को बैठाकर उनसे अलग अलग उनके सामने सबूत रखकर सारे सबूतों को जो एसीबी और ईओडब्ल्यू के पास से उनको रखकर बारीकी से उन लोगों से पूछताछ की है और गिरफ्तारी की भी संभावना बनी हुई है। हो सकता है कुछ बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। अभी भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि इसमें बड़ी गिरफ्तारियां भी कुछ आबकारी अधिकारियों के भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, अब क्योंकि पूछताछ की जा रही है, वो रात से पूछताछ की जा रही है, तो क्या कुछ इस पूछताछ के दौरान कुछ अहम निकलकर सामने आए, क्या कुछ खुलासे हुए हैं? आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। ये इसमें जो बड़े बड़े माफिया, सब शराब माफिया जुड़े हुए हैं और इसमें जो बार बार जब ये बीजेपी की सरकार विपक्ष में थी तब से लगातार आरोप लगाती आ रही थी। जब सरकार बनी बीजेपी की तब ये जांच में थोड़ा तेजी आई है। तो इसको लेकर जो जांचें चल रही है इसमें कई अपराधी पहले से ही जेल में बंद है और इसके बाद जो ये आबकारी अधिकारियों की पूछताछ हो रही, 15 जिलों के बड़े अधिकारियों से जिला आबकारी अधिकारी। जी मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर ये अहम पूछताछ की जा रही है। खबरों में बढ़ते आगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत को पहले वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले पूर्व क्रिकेट कप्तान एवं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव से नई दिल्ली में मुलाकात की है। दोनों की यह मुलाकात छत्तीसगढ़ सदन में हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम साहब और कपिल देव के बीच प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चा की गई। बता दें कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री साहब ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान नई दिल्ली के द्वारका स्थित राज्य के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निरीक्षण किया था। आपको बता दें, डिप्टी सीएम साहब नई दिल्ली में अधिकारियों से विभिन्न विषयों को लेकर बैठकें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा भी की गई। तो डिप्टी सीएम साहब ने अधिकारियों से बातचीत की है और सख्त निर्देश भी दिए गए। वहीं कपिल देव से ये अहम मुलाकात की गई। खेलकूद को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चा भी की गई। तो डिप्टी सीएम ने कपिल देव से अहम मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वही खबर रायपुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इससे संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय और डीकेएस अस्पताल के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक हुई। चिकित्सा महाविद्यालय के कॉलेज काउंसिल हॉल में आयोजित इस बैठक में उन्होंने मेडिकल कॉलेज और संबंध अस्पताल में मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी उपकरण और मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश
और उच्च अधिकारियों को तमाम सख्त निर्देश देते हुए नजर आए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और जायसवाल ने दावा भी किया है कि पिछले 75 सालों में जो काम नहीं हो पाए वो 5 साल में पूरा किए गए। तो उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी सेक्टर में काम बेहतर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। खबरों बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। मंत्री जायसवाल ने दावा किया कि पिछले 75 सालों में जो काम नहीं हो पाए वे उन्हें 5 सालों में पूरा करेंगे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि लाने का दावा किया है। मंत्री के अनुसार उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए। उन्होंने अमृतकाल, अमृत जल मिशन और चीर मीरी मनेन्द्रगढ़ जीवनदानी रेल लाइन जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, जिनकी लागत करोड़ों में बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष ने इन दावों को केवल चुनावी स्टंट बताते हुए सवाल उठाए। तो राजनीतिक गलियारों में इन दावों से खलबली मच गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य के सभी क्षेत्र में उनके काम सराहनीय हैं और 5 साल में वो काम किए गए जो अभी तक 75 साल में काम नहीं किए गए। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के काम किए गए हैं। वहीं आपको सीधे ले चलते हैं टिहरी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। और आंतरिक विद्युतीकरण सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। आप ऐसा मान के चलिए कि एक छोटा मास्टर प्लान इस क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा और ये हमारी प्राथमिकता में भी है कि जितने भी हमारे ऐसे पूज्य धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पूज्य धार्मिक स्थलों को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो उनको आसानी से जो जरूरी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लागू की गई अनेक योजनाएं जो पूरे देश के लिए लागू की हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति हों, उन सब तक आज विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या पीएम आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत योजना की बात हो या गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि आज देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एक यूनिट पर 5 किलो राशन देने का काम हो, या किसान सम्मान निधि योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं आज जमीनी स्तर पर करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, ऐसी योजनाएं हमारी महिलाएं, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी का और हम लोगों का एक ही प्राथमिकता है कि हमारे राज्य की हो जो हमारी महिलाएं समाज के अंतिम छोर में रह रही हैं, जहां तक अभी शासन नहीं पहुंचा है, जहां तक सरकार नहीं पहुंची है, प्रशासन नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचकर उनका सशक्तिकरण भी किया जाए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इसको ध्यान में रखकर हम योजनाएं बना रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लखपति दीदी योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक करीब 1 लाख हमारी महिलाओं को, 1 लाख महिलाओं को अभी तक लखपति दीदी बनाया जा चुका है और वर्ष 2025 तक हमने लक्ष्य लिया है कि 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाना है और ये लक्ष्य लेकर हम निरंतरता से काम कर रहे हैं कि हमारी 1.5 लाख बहनें 2025 तक लखपति दीदी बने। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए
विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का, हिंदुस्तान का सभी राज्यों में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प लेकर काम कर रही है। हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें हमारी सड़कें हैं, हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बिजली की लाइनें हैं, तमाम जो सुविधाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं या हमारे आधुनिकीकरण के लिए जरूरी हैं, उनको और अधिक से अधिक मजबूत करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के जरिए उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। आज सड़क से लेकर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज सड़क से लेकर हवाई कनेक्टिविटी तक और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार तक हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से परिवर्तन और बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी विधायक जी कह रहे थे और हमारे खजानदास जी कह रहे थे कि जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ का दृश्य अलग था, लेकिन आप देख रहे होंगे ये दृश्य बदल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार कहा था, उनके मुंह से वो शब्द अनायास ही नहीं निकले थे। वो शब्द उनके शिव रूपी शब्द थे। मैं भगवान नागराजा की भूमि पर कह रहा हूं कि वो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 सालों में उत्तराखंड हमारा एकदम प्रगति की ओर होगा, विकास की ओर होगा। हर चीज यहां पर परिवर्तन दिखाई देगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। अभी इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।